जैनब का मैसेज है, नो वॉइस। जैनब अभी तक लेक्चर मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो दैट्स व्हाई कोई वॉइस नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट करते हैं, बच्चे अभी भी 39 आए हैं ऑलमोस्ट, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आ जाएं, लेकिन टाइम हमारा शुरू हो गया, इस वजह से मैं स्टार्ट करता हूँ। कल के लेक्चर से कल हमने बल्कि मैंने परसों का था इंडक्शन का देखा था। इंडक्शन के आफ्टर हायरिंग के बाद जो ट्रेनिंग होती है इट्स इंडक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है बेनिफिट्स हमने देखे थे। अगर अच्छी इंडक्शन हो तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है, ठीक है। गुड इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ होता है, ये सारी चीजें हैं, ये कल भी और उससे पहले भी हम देख चुके हैं। फिर हमने ट्रेनिंग देखा था, और डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है एज ए ग्रुप है, और डेवलपमेंट क्या है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ये हम देख चुके थे बहुत पहले, इससे पहले कल भी हमने रिवाइज किया था। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस की क्या है, 5 स्टेजेस थी, ठीक है। आइडेंटिफाई करते हैं, आप नीड्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ट्रेनिंग के प्लान करते हैं, डिलीवर करते हैं, और फिर इवेल्युएशन करते हैं। इसी से रिलेटेड, ठीक है, क्रिक पैट्रिक ने अपना एक मॉडल दिया था, ठीक है, और वो कहता है इन 1959, ठीक है। उसने डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग देखे थे, ये थे, कल हमने डिस्कस किए थे कि सबसे पहले डिड दे लाइक इट और नॉट, ठीक है। आज हम अप्रेजल में देखेंगे, समटाइम ऐसा होता है कि जब आप अप्रेजल कर रहे होते हैं तो आपको जो पार्टिसिपेंट है वो खुद रिक्वायरमेंट बताता है कि मैं किन चीज़ों में लैग करता हूँ और मुझे इस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। मैं मशीन ऑपरेट सही नहीं कर सकता, मुझे उसकी चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर चाहिए, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके अंदर उसने जो लेवल्स रहे थे, रिएक्शन है, लाइक द ट्रेनिंग, फिर लर्निंग है, क्या लर्न किया उन्होंने उस ट्रेनिंग के अंदर, उसके ऊपर क्या उनका इम्पैक्ट हुआ, उनका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, ठीक है। और जो लॉन्ग रन के अंदर हमने इम्पैक्ट को देखा था, और रिजल्ट्स क्या है, उसको बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल क्या थे और इंडिविजुअल को क्या हुए, ठीक है, उस लिहाज से रिजल्ट्स क्या है। नेक्स्ट फिर ये अगेन क्रिक पैट्रिक के जो है एक पिक्चर है, उससे रिलेटेड रिएक्शन, लर्निंग, इम्पैक्ट एंड रिजल्ट। फर्दर अगेन डिफरेंट वर्डिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन है। ट्रेनिंग के मेथड्स हमने देखे थे, ठीक है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग कैसे देते हैं और ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग क्या है, डिफरेंट वेरियस मेथड्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। कोल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, इसके अंदर हमने देखा था कि वो चीज़ें जो आप एक्सपेरिमेंट से लर्न करते हैं, जिसके अंदर मैंने कि स्टूडेंट का इंडस्ट्रियल एजुकेशनल ट्रिप, इंडस्ट्री के अंदर विजिट करें और वो चीज़ें लर्न करें, जो कि बाज़ ऐसी चीज़ें जो बुक के अंदर लिखी हुई हैं वो भी लर्निंग होती है, और बाज़ ऐसी चीज़ें आपकी लर्निंग के अंदर आती हैं जो आपको बुक्स में से नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके लर्न करें, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंशियल है, लर्निंग है। इसके अंदर ऑथर ने एक एग्जांपल और दी हुई थी कि अगर आप जू के अंदर जाते हैं और आप जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, तो आप उसको लाइव देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और आप जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, rather than studying by the book। तो ये एक another example of जो है, अगर आपने किसी लीडर के बारे में लर्न करना है, उस लीडर के बारे में किताबों में पढ़ना या वेबसाइट पे पढ़ना, उससे बेहतर अगर आप उससे इंटरव्यू करते हैं और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, दैट्स योर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। ये कल हमने साइकिल देखा था। यहाँ तक हमने किया था हनी एंड ममफोर्ड, ठीक है, कि इन्होंने सजेस्ट किए हैं 4 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। क्लास आपको बताता चलो, ये लर्निंग स्टाइल हैं, और आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि इन जिनका लर्निंग स्टाइल ये होता है। और ये कुछ ऐसे स्टाइल हैं जो कि कुदरती हैं, जो कि इंसान के अंदर बिल्ट इन होते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि वो
जो है अपने आप को मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है, वो ट्रेनिंग और अपने एटीट्यूड को चेंज करके वो इन स्टाइल में से किसी एक स्टाइल को फॉलो कर देता है। ठीक है, इसके साथ जो है वो मैंने इनकी स्ट्रेंथ भी दे दी है ईच स्टाइल की, ऑल्दो आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ देने का पर्पस ये है कि आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोग खुद, क्लास से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद इसको, अगर इसको मैं अभी जब पढ़ा लूंगा तो आप खुद अपने आप को जज कर लेना, आप इनमें से कौन से स्टाइल में फॉल करते हैं। ठीक है, ऑल्दो एक और चीज आएगी कि हो सकता है आप किसी एक स्टाइल में ना करते हो, आप यू कैन बी और यू मे बी अ मिक्सचर ऑफ वन और टू लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों ने खुद देख लेना, अपने आप को जज कर लेना कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, या फिर आप अगर किस जगह पे फॉल कर रहे हैं, लाइक इफ यू आर रिफ्लेक्टर एंड यू ट्राई टू बी एक्टिविस्ट, ठीक है, तो आप अपने आप को एक्टिविस्ट की कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं एंड यू ट्राई टू चेंज योरसेल्फ कि मैं एक्टिविस्ट हो जाऊं और मैं बहुत लेट हूँ इनिशिएटिव टेकिंग में, तो मैं लर्निंग के थ्रू जो है एक्सपेरिमेंट करके जो है वो इस किसी भी एक स्टाइल को फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, क्लास कोशिश कीजिए अगर करें कि आप टाइम पे आ जाएं, जैसे एजाजुल्लाह ने कहा, इट्स नो मैटर। एजाज, आई हैव जस्ट स्टार्टेड टुडेज लेक्चर, इससे पहले 3-4 मिनट में सिर्फ मैंने पुराना जो है उसका रीकैप दिया जो लास्ट हमने पढ़ा है, और कल का जो रीकैप है वो लास्ट जो इसके अंदर स्लाइड थी वो ये कोल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल था, इफ यू रिमेंबर और नॉट। ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं कि वो हनी एंड मम्फर्ड्स के सजेस्ट 4 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया था ड्यू टू द टाइम, यहाँ तक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे। और आज हम ये लर्निंग स्टाइल देख रहे हैं, और इसमें मैं ये कह रहा था कि आप में से जब ये स्टाइल हम पढ़ लेंगे तो यू कैन जज योर सेल्फ, क्योंकि नेक्स्ट मैंने इसके अंदर स्ट्रेंथ्स भी दे दी हैं, ईच लर्निंग स्टाइल की क्या क्या स्ट्रेंथ है, और ये आपके पर्सनल एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि अपने आप को एनालाइज करें कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइदर आप जॉब के अंदर हैं या फिर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यू कैन फॉल इन विच कैटेगरी, और आपने किस लिहाज से स्टेप लेना है, और कैन यू डू अ मिक्सचर ऑफ बोथ लर्निंग स्टाइल 1 और 2 और 3। ठीक है, ये उस लिहाज से आप देख लेते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट, देन आफ्टर दैट इट्स मच मोर क्लियर टू यू। ठीक है, हनी एंड मम्फोर्ड ने जो है सजेस्ट किया था 4 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल हैं, और ये लोगों के हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, हम एचआर पढ़ रहे हैं, तो बीइंग एचआर मैनेजर उसको पता होना चाहिए कि डिफरेंट स्टाइल हैं, और वो जज कर सकता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं, कौन से रिफ्लेक्टर हैं, कौन से थ्योरिस्ट हैं, और कौन से प्रैग्मेटिस्ट हैं। ठीक है, और फिर उनकी एक टीम बना के वो एक प्रोजेक्ट या एक काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। एक्टिविस्ट वर्ड से जाहिर है, ठीक है, ये एक्टिविस्ट क्या है। इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं विदाउट एनी बायस इन न्यू एक्सपीरियंस, यानी कि ऑलरेडी माइंड के अंदर उससे रिलेटेड कोई जजमेंट या ओपिनियन नहीं बनाते, बल्कि रैशनली होके वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं नए कामों के अंदर, नए प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, दे आर ओपन माइंडेड, जैसे एज आई सेड कि बाइस्ड, बाइस से मतलब होता है किसी एक तरफ आप टिल्ट होना और किसी एक तरफ फेवर करना, और या आपकी ओपिनियन एक तरफ है कि नहीं। विदाउट एनी ओपिनियन, ओपन माइंडेड, हर प्रोजेक्ट को, हर काम को जो लेते हैं ओपन माइंड के साथ, और कोई बायस उनका नहीं होता। दे आर एंथुजियास्टिक, ठीक है, एक्टिव होते हैं, कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर द न्यू चैलेंजेस, नए काम को करते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बोर हो जाते हैं। ठीक है, फर्दर अगर एक्टिविस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दे लर्न बाय डूइंग थिंग्स। ये सीखते हैं कहां से? काम को करके, यानी ये जंप इनटू वर्क और प्रैक्टिकली काम को करके तजर्बा लेते हैं और फिर वहां से सीखते हैं। इसको दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि ये इनिशिएटिव टेकर होते हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हम रिफ्लेक्टर पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। और अगर हम बिजनेस के अंदर देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, तो ये एक शख्स के अंदर क्वालिटी है कि वो इनिशिएटिव टेकिंग करता है।
वो एक्सपीरियंस करते हैं चीजें, स्टार्ट कर देते हैं काम करना, और उसके बाद लर्निंग करते हैं, और फिर उन चीजों को फर्दर इंप्रूव करते हैं, करेक्ट करते हैं, और साथ साथ उस प्रोजेक्ट को एकम्प्लिश करते हैं। अगर हम बिजनेस के टर्म के अंदर, जैसे मैंने एक्टिविस्ट बताया कि एंटरप्रेन्योर के अंदर हम ये कहते हैं ये क्वालिटी है कि वो इनिशिएटिव टेकिंग करता है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो स्टेप लें, इनिशिएटिव टेकिंग करें। बट एक्टिविस्ट के अंदर क्या है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और वो इनिशिएटिव टेकिंग करते हैं, ठीक है, एंड दे लर्न बाय डूइंग द थिंग्स, ठीक है, गेट इनटू एक्शन, और ये एक्शन के अंदर जाते हैं, फौरन से स्टेप लेते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं व्हाट दे आर ट्राइंग टू लर्न। प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बहुत ज्यादा एनालिसिस के अंदर या डिटेल प्लानिंग के अंदर नहीं जाएंगे, ये हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनर के अंदर फौरन से जंप इन कर देंगे, नई चीजें करेंगे। और अगर इस लाइफ की पर्सनालिटी के अंदर देखें तो लाइफ के अंदर ये नहीं है कि सोचते रहे मैं ये करूंगा, ये मैंने कोर्स करना है, इस जगह एडमिशन लेना है, बल्कि ये डायरेक्ट चीजों को करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और फिनिश कर देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है लर्निंग स्टाइल में जो पीपल हैं और जो लोगों का एक मिजाज है वो किस में आते हैं, रिफ्लेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्टर्स जब आपको आएगा तो आप यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट द एक्टिविस्ट, यू विल बी मोर क्लियर। ठीक है, प्रेफर टू स्टेप बैक टू पॉन्डर एंड ऑब्जर्व अदर्स बिफोर टेकिंग एक्शंस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्टेप बैक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट करते हैं उन चीजों को जो उनके अराउंड या उनके सराउंडिंग के अंदर हो रही हैं, ठीक है, और दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं बिफोर टेकिंग एक्शन के किसी और ने किया तो उसका क्या हुआ। इसके अंदर हम कहते हैं समटाइम लोग अपॉर्चुनिटी आती है तो जो हाई रिस्क टेकर आते हैं वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, और अगर उनको नई अपॉर्चुनिटी है तो वो फौरन टाइमली उससे फायदा उठा सकते हैं। रिफ्लेक्टर्स के अंदर ऐसे होते हैं कि वो वेट एंड सी का पोस्चर अडॉप्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी वायबल है कि नहीं है, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, और जब देखते हैं दूसरों को कि उनका चल गया है, ठीक है, तो फिर जंप इन करते हैं। लेकिन ये लूज करते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज के, पहले से वो मूव नहीं हुए तो जो पहले मूव होता है उसको ज्यादा एडवांटेज मिलता है। ठीक है, बट लेकिन दैट्स देयर पर्सनालिटी, और सम टाइम मैं कह सकता हूँ कि उनके अंदर फौरन से एक्सपीरियंस करके चीजें जो हैं वो लर्न नहीं करते, वेट एंड सी पोस्चर होता है, दूसरों को देखते हैं और उसके बाद फिर जो है ये स्टेप इन करते हैं, जंप इन करते हैं। दे आर इन जनरल कॉशियस, ठीक है, ये मोहतात होते हैं, ठीक है, indecisive and tend to adopt a low profile। ठीक है, मतलब नॉट ब्रिंगिंग टू फाइंड थिंग्स, एक्टिविस्ट की तरह नहीं होते, एक्सपीरियंस करें, लर्न करें। ठीक है, ये जो है वो सिट वेट एंड सी के प्रोसीजर के अंदर होते हैं रिफ्लेक्टर्स। अच्छा, थ्योरिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है, थ्योरिस्ट वर्ड से जाहिर है कि ये प्लानिंग करते हैं, दे आर प्लानर। ठीक है, वो कहते हैं दे बिल्ड्स अपॉन द थ्योरीज, मॉडल, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स। तो वो डाटा गैदर करेंगे, थ्योरीज गैदर करेंगे, फैक्ट्स गैदर करेंगे, और फिर उसके बाद उनसे वो लर्निंग करेंगे। ठीक है, अडैप्ट एंड इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन इन अ स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल वे। अगर इसको दूसरे लफ्जों में कहेंगे, दे वर्क इन अ ऑर्डरली मैनर, ये ऑर्डर मैनर के अंदर होते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं शेपर्स होते हैं, ये ऑर्डर के अंदर चीजों को करना जानते हैं। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, पहले हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें क्या करना चाहिए, ये उस तरतीब को देते हैं। ये जो चारों स्टाइल है इसमें ऑथर, अगर इसकी आप डिटेल देखें, नॉट टू मच डिटेल इन द बुक, और इसके जो एडवांटेजेस हैं या स्ट्रेंथ है वो भी बुक के अंदर नहीं है। ये एक अच्छी टीम के अंदर सारे लोगों का होना बहुत जरूरी है, और ये अच्छा आइडेंटिफाई करती है कि कौन से लोग इस टीम के अंदर है, या हर एक का बहुत ही पॉजिटिव रोल होता है इसके अंदर व्हेन डूइंग अ जॉब, अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये उस लिहाज से। तो वी वर ऑन द थ्योरिस्ट। ठीक है, अगेन जैसे कि बताया, दे प्रेफर टू मैक्सिमाइज सर्टेनिटी एंड फील अनकंफर्टेबल विद सब्जेक्टिव जजमेंट। ठीक है, अनकंफर्टेबल होते हैं सब्जेक्टिव जजमेंट के अंदर। दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूं कि जहां पे एम्बिग्युइटी और कंफ्यूजन आती है वहां पे थ्योरिस्ट क्या हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो दे गो इनटू डिटेल। ठीक है, बीटिंग अराउंड द बुश, बाल की खाल उतारना,
स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल वे से काम करना, ठीक है। जहां पे एम्बिग्यूटी यानी कि कंफ्यूजन आ जाती है और जिसके अंदर मुश्किलात आती हैं, पेचीदगियां आती हैं, एम्बिग्यूटी इज द थिंग, तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये थ्योरिस्ट के बारे में, ठीक हो गया। लास्ट आ गया ये pragmatists are keen to try out new ideas. Really, they are keen to try out the new ideas, theories and techniques to see if they work in practice. ठीक है, जो थ्योरी पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि how the theory works in practice, ठीक है। ये इंजॉय करते हैं एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन को जो भी आती है उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नई टेक्निक्स को, ठीक है। और इनकी ख्वाहिश होती है कि समथिंग टू वर्क, ठीक है, और कंसिस्टेंटली जो है वो नई चीजों को प्रैक्टिकल में लेके आते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए होते हैं, ठीक है। और जैसे कि एसेंशियली प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ पीपल like making practical decision, act quickly on ideas that attract them and tend to be impatient with open-ended discussion. ठीक हो गया। तो ये 4 डिफरेंट स्टाइल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो कि ऑथर कहता है कि लोग हैं, लोगों की कैटेगरीज हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं कि क्या है, ठीक है। और इसके अंदर जैसा कि फर्दर ऑथर ने बताया कि इनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है इन लर्निंग स्टाइल की, ठीक है। जैसे एक्टिविस्ट है, फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड, हैप्पी टू हैव अ गो, जस्ट डू इट, ठीक है। वो अक्सर नाइकी का स्लोगन है ना, जस्ट डू इट, कि हाँ कर बैठो, तो अक्सर हम पढ़ाते भी हैं। द बेटर इज द if you can say a mixture of not just doing it, activist, बल्कि theorist and reflector हैं कि आपने प्लानिंग भी करनी है, not reflector too much, ठीक है, लेकिन theorist हैं कि आप प्लानिंग भी करते हैं और फिर काम भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम एंटरप्रेन्योर को पढ़ाते हैं तो वो एक्सट्रीम रिस्क टेकर है, वन ऑफ द मिथ ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग करें और जस्ट डू इट कर लें। अगर आपने कोई काम स्टार्ट करना है तो आप उसकी प्रैक्टिकली जाके एक्सपीरियंस लें, आप उसकी प्लानिंग करें। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग थिंग इज द बिजनेस प्लानिंग, मार्केट प्लानिंग, ठीक है, फिजिबिलिटी एनालिसिस है। आप प्लानिंग करें और उसके बाद फिर आप उसको इनिशिएटिव टेकिंग कर लें। लेकिन बाद लोग फॉल कर रहे होते हैं रिफ्लेक्टर्स के अंदर, बहुत वेट एंड सी पोस्चर होता है और प्लानिंग करते रहते हैं और एंड रिजल्ट क्या होता है, करते कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक्टिविस्ट वाली वो क्वालिटी नहीं है कि वो उसको प्रैक्टिकली काम करें, या वो प्रैग्मेटिस्ट नहीं है कि वो नई चीजें आई हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, नए सॉफ्टवेयर आए हैं तो उनको लर्न करें और उनको जो है वो प्रैक्टिस के अंदर लेके आए। Happy to be exposed to new situation, optimistic about anything. Optimistic होता है कि positivism, ठीक है, hopeful, पुर उम्मीद होना, ठीक है। तो ये एक्टिविस्ट के अंदर है। फिर रिफ्लेक्टर्स हैं, thorough and methodical, जैसे हमने बताया, good at listening to others and assimilating information. That's one of the good quality of reflectors, ठीक है। Rarely jump to conclusion, ठीक हो गया। Theorist के logical, political thinker, rational and objective. थ्योरिस्ट के बारे में जैसे हम बताया कि सब्जेक्टिविटी के अंदर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूज हैं, बट दे आर रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर 1 + 1 = 2, दैट्स ऑब्जेक्टिविटी। गुड एट आस्किंग एंड प्रोबिंग क्वेश्चन, आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना, कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिहाज से। एंड दे हैव डिसिप्लिन्ड अप्रोच, जैसा कि मैंने बताया कि वर्किंग इन अ ऑर्डरली मैनर, ऑर्डरली मैनर के अंदर काम करते हैं। और प्रैग्मेटिस्टिक है, कीन टू टेस्ट थिंग्स आउट इन प्रैक्टिस, practical, down to earth, realistic, business like, get straight to the point and technique oriented. तो ये सारे स्टाइल्स हैं लर्निंग के, ठीक है, और ये सारे उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एंड दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज लर्निंग स्टाइल। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट खत्म हो गई है। जो एचआर साइकिल का स्टिल वी आर स्टडीइंग एचआर साइकिल, और एचआर साइकिल के अंदर जो हमारा ये टॉपिक है दैट इज अप्रेजल, ठीक है। अप्रेजल क्या होता है? अप्रेजल के अगर लफ्जी मायने हम निकालें तो इसका मतलब है तखमीना लगाना या जायजा लेना, या इंग्लिश में अगर हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज की असेसमेंट करना या किसी शख्स के बारे में असेसमेंट करना, दैट इज द अप्रेजल, ठीक है। आगे वर्ड हम यूज करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है।
हम परफॉर्मेंस को भी अप्रेज करते हैं, लेकिन इस अप्रेजल में मैं आपको बताता चलूं, समटाइम ऐसा होता है कि अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर भी हम अप्रेजल करते हैं। किस वजह से अप्रेजल करते हैं? कि हम उसे बता सकें कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, हाउ ही हैज टू इम्प्रूव दोज ऑल वीकनेसेस। ठीक है। अच्छा, अप्रेजल क्या है? इट्स अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। ठीक है, सिस्टमैटिक वे से होती है, हम आगे देखेंगे क्या सिस्टमैटिक वेज हैं, क्योंकि अप्रेजल के अंदर इंफ्यूज भी होते हैं। बैठते हैं आप, डिस्कशन करते हैं उससे जिसकी आपने अप्रेजल करनी है, असेसमेंट करनी है। और अप्रेजल क्या है? असेसिंग समवन, जायजा लेना। ठीक है, जायजा लेना उसकी अच्छी कारकर्दगी क्या है और क्या चीजें उसने जो है वो बुरी की हैं, अपनी जॉब से रिलेटेड क्या चीजें उसने सही परफॉर्म नहीं की हैं। ठीक है, उसके बारे में असेसमेंट करना। अगर एचआर की लैंग्वेज के अंदर हम देखें तो इट्स नॉट लाइक दैट यू आर बुलिंग समवन। ठीक है, कि आप उसको बुली कर रहे हैं। इट्स लाइक कि यू वांट टू इम्प्रूव समवन। तो ये एचआर मैनेजर होता है, वो अप्रेजल करता है अगर जो वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए, और जो उसने अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट करने के लिए। और अप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ एंड सर्टिफिकेट, और एक उसके बारे में डिनर और लंच करके भी अप्रिसिएशन हो सकती है। ठीक है, तो इससे सिस्टमैटिक रिव्यू एंड असेसमेंट, असेस करना, जायजा लेना, तखमीना लगाना, असेसमेंट करना है ऑफ एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। ठीक है, पोटेंशियल एंड ट्रेनिंग नीड्स, लुक एट इट कि ट्रेनिंग नीड्स अगर उसमें किसी जगह पे वीक है तो उसकी वीकनेस क्या कुछ और कैसे रिमूव की जा सकती है। डिड ही नीड सम ट्रेनिंग? ठीक है, तो उस लिहाज से वो नीड्स भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कहते हैं। ठीक है, एचआर के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ प्रोसेस ऑफ एवेल्युएट करना, जज करना, असेस करना एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑफ ए जॉब इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने ये 4 जॉब्स करनी है, 2 बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, 2 के अंदर एक थोड़ी वीकनेस है और एक बिल्कुल सही परफॉर्म ही नहीं कर रहे। So that is in terms of its requirement, जो उससे रिक्वायर किया जा रहा है, उस पर्सन से जो चीज चाहिए उससे मुताबिक जो है उसकी इवेल्युएशन होती है। That's appraisal. I hope it's clear. Appraisal क्या है? Again I said it's HR cycle के अंदर appraisal पढ़ें। These are the benefit of appraisal. Employer को क्या है, ठीक है, और एम्प्लॉय को क्या है। आप क्लास से थोड़ा सा इसके अंदर करेक्ट कर लें, राइट साइड के ऊपर जो है वो एम्प्लॉई है और लेफ्ट पे जो है वो एम्प्लॉयर है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये नीचे क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, और ऊपर ये हेडिंग थोड़ी सी अनक्लियर है। ये राइट साइड पे इसको कंसीडर कर लें। आई विल चेंज इट, आई विल करेक्ट इट। ठीक है, क्योंकि ये आपके बुक के अंदर से ही है, और ये राइट इज दिस वन इज द एम्प्लॉई। ठीक है, और ये दैट इज द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर हम देखते हैं। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा, क्योंकि एक दो एक क्वेश्चन आया था दैट्स स्टिल इन माय माइंड। एम्प्लॉयर लाइक आईसीएमए इज माय एम्प्लॉयर, आईसीएमए एम्प्लॉयर है एंड आई एम एम्प्लॉय इन आईसीएमए। ठीक है, जहां पे आप काम करते हैं वो आपका एम्प्लॉयर है एंड यू आर एम्प्लॉय देयर। तो अप्रेजल के एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होते हैं? पहला क्या है? फीडबैक एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ठीक है, आप फीडबैक लेते हो और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। द अप्रेजल इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयर to give feedback and to set the employee's objective for the following period. Following period, that's a question. ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कितने अरसे बात करती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्रेजल 1 साल बाद होती है, बट अगेन जैसे मैंने बताया, अगर ये प्रोजेक्ट बेस्ड है और प्रोजेक्ट 3 महीने 4 महीने के अंदर फिनिश हो गया है, उसके बाद बैठते हैं और फिर क्या होती है? अप्रेजल होती है कि आपने कैसा परफॉर्म किया लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर, क्या
कमजोरियां थी, क्या वीकनेसेस थी, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी ट्रेनिंग की, ठीक है। और हम चाहेंगे कि अब आने वाले जो वक्त के अंदर आप इन सारी चीज़ों को जो वीकनेसेस है रिमूव करें और अपनी स्किल्स को फर्दर पॉलिश करें, स्ट्रेंथ को फर्दर एनहांस करें, ठीक है। सो दैट्स द फॉलोइंग पीरियड। तो ये साल के अंदर भी होती है, मोस्टली साल के अंदर होता है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अक्सर ACR है, एनुअल करेक्शन रिपोर्ट है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज की ACRs लिखी जाती हैं, बताया जाता है और फिर एम्प्लॉय से शेयर की जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, 1 ईयर है। कंपनी का मोस्टली जो है 1 ईयर के बाद अप्रेजल होता है। Second benefit to employer promotion, it provides a formal system for assessing the performance and potential of employee with a view to identifying candidates for promotion. This will assist with human resource planning. ठीक है, अगर उसकी प्रमोशन करनी है तो उसको भी समझ आए कि मुझे एक फेयर ट्रायल दिया गया है, मेरे पास बैठे मेरे से डिस्कस किया गया और मैं इस काबिल हुआ कि मुझे मेरी प्रमोशन है, या मैं इस काबिल नहीं हुआ कि मेरी प्रमोशन की जा सके, ठीक है। समटाइम ये असेसमेंट आप एम्प्लॉयज के अंदर जो है वो उसके अगर चेंजिंग इन द बिहेवियर में है तो उस दौरान भी आप ले सकते हैं। दैट कैन बी आफ्टर 3 months 4 months, जहां पे व्हेन यू थिंक इट्स वेरी क्रिटिकल एंड यू नीड टू काउंसल हिम, ठीक है। और समटाइम आप उसकी काउंसलिंग के लिए आप बैठ सकते हैं और उससे डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कुछ मैनर्स के अंदर समटाइम अप्रेजल असेसमेंट उस चीज में भी होती है कि जब वो आदमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और कंपनी वाकई तंग है, तो जो अच्छे HR प्रोसीजर होते हैं, एंड आई ऑलवेज आई कंपेयर विद सेठ की नौकरी। हमारे सेठ की नौकरी के अंदर ऐसा भी होता है कि 6 साल का एक एम्प्लॉय है और उसको खड़े खड़े निकाल दिया, जैसा कि मैंने शुरू के लेक्चर्स में HR में बताया। लेकिन अगर प्रॉपर HR होती है, इफ आई वुड से अबाउट द कंपनीज लाइक जो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके अंदर प्रॉपर HR फॉलो की जाती है। कोक, पेप्सी, नेस्ले, रैकेट, बेनफिजियर, कोलगेट, पामोलिव, ICI, मोबिलिंग, टेलीनॉर, ये वो कंपनीज हैं एंड मच मोर कंपनीज जो कि हैं, वहाँ पे HR को फॉलो किया जाता है। मैं आपको शेयर करूं, अगर लंदन के अंदर पाउंडलैंड एक स्टोर है और वहाँ पे मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम करता रहा, और वहाँ पे हम ये असेसमेंट या अप्रेजल करते थे। उसका प्रोसीजर ये होता था कि मैनेजर बैठना, असिस्टेंट मैनेजर का बैठना और उस शख्स का जिसकी हम अप्रेजल कर रहे हैं उसका बैठना होता है। एक फॉर्म होता है, बाकायदा एक फॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारी डिटेल मौजूद होती है। जिस एम्प्लॉय की अप्रेजल हम कर रहे हैं, उसका नाम, उसकी डिटेल, उसकी पोस्ट क्या है, अप्रेजल किस किसने की, उनका नाम, उनकी डिटेल, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड समटाइम मैनेजर के साथ सुपरवाइजर बैठते हैं, वो अप्रेजल करते हैं। और फिर उसके अंदर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेज की डिस्क्रिप्शन होती है, जिस डिस्क्रिप्शन के अंदर जब हम बैठते हैं उसके ऑब्जेक्टिव जो सेट होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम सारी चीजें लिखते हैं कि आज की डेट के अंदर हम इस एम्प्लॉय के साथ बैठे, इस एम्प्लॉय के साथ हमने ये बातें की और ये बातें हुई, और ये बातें होने के बाद हम इन चीजों पे एग्रीड हुए, ये इसकी स्ट्रेंथ है और इन चीजों के ऊपर ये वीकनेसेस हैं, और एम्प्लॉय ने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीजें नहीं होंगी, और वो उस लिहाज से उसमें जो है वो फुलफिल करेगा और कोशिश करेगा कि वो ये आइंदा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम सेकंड टाइम ना हो। आखिर में साइंस होते हैं जो कि वो जिस एम्प्लॉय का अप्रेजल कर रहे होते हैं, और आइदर इट्स अ परफॉर्मेंस और उसने परफॉर्मिंग बैड उससे रिलेटेड, तो फिर उसके साइन भी होते हैं, मैनेजर के साइन होंगे, असिस्टेंट मैनेजर के होंगे, और ये डॉक्यूमेंट HR के पास चला जाएगा। अच्छा, इसको हम कहते हैं सम सॉर्ट में, हम इसको काउंसलिंग भी कहते हैं कि हमने उसकी काउंसलिंग की है, ठीक है, उसको हमने एक फीडबैक दिया है। फिर अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करा, फिर सेकंड काउंसलिंग करते हैं, फिर थर्ड काउंसलिंग करते हैं। क्लास, कैन यू इमेजिन, उसके बाद पहली डिसिप्लिनरी जाती है, फिर दूसरी डिसिप्लिनरी, और फिर थर्ड डिसिप्लिनरी के अंदर उस एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे पास अगर कोई एम्प्लॉय 3 महीने से ऊपर है और 3 महीने से ऊपर अगर वो बहुत बैड परफॉर्म कर रहा है या उसने कोई सीवियर फाउल किया है, ठीक है, तो फिर उसको निकालना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है। जब तक हेडक्वार्टर से HR इन्वॉल्व नहीं होती थी, हम उसको नहीं निकाल सकते थे।
हाँ, वन थिंग, बहुत स्ट्रिक्ट थी कंपनी, अगर कस्टमर से मिसबिहेव किया है तो यू कैन एक डिसिप्लिन या दूसरी डिसिप्लिन या स्टेट अवे भी आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी थी। लेकिन उसके बारे में भी प्रोसीजर होता था, उसके बारे में हम विटनेस इकट्ठी करते थे, ठीक है, जो बाकी एम्प्लॉयज हैं वो वर्क कर रहे हैं, वो अपनी स्टेटमेंट्स देते थे। स्टेटमेंट देने के बाद जो है वो सारी स्टेटमेंट अपना प्रूफ टू सेव योर ऑन बैक, अपना प्रूफ लेके स्टेटमेंट लेके फिर उसको मैनेजर जो है वो फायर करता था। बास केसेस के अंदर एचआर इन्वॉल्व हुई है, एचआर हेडक्वार्टर से आई है, एम्प्लॉय को मैनेजर के ऑफिस के अंदर बिठाया है, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर आउट ऑफ दैट रूम, ठीक है। और एक था हमारे मैनेजर से ऐसा हुआ था, जो स्टोर के मैनेजर थे, कि उनकी सर्जनिश हुई थी, ठीक है, और एचआर ने वार्निंग इशू की थी हमारे मैनेजर को, ठीक है, क्योंकि जब एचआर ने इन्वेस्टिगेट किया, आई स्टिल रिमेंबर दैट लेडी फ्रॉम द हेडक्वार्टर, वो आई और उसने मैनेजर को भी बाहर निकाल दिया, हमें भी, और जिस फीमेल थी, और उससे बैठ के सारी डिटेल डिस्कशन की, और फिर उसके बाद हमारे मैनेजर को जो है इंटीमेट किया गया और एक किस्म की नॉट रिटन बट वर्बल वार्निंग दे दी गई कि नॉट टू डू दीज थिंग्स अगेन, ठीक है। तो ये खैर ऐसी चीजें होती हैं उस लिहाज से। आगे हम इसके देखेंगे, क्योंकि अप्रेजल के अंदर रैशनल होना और फेयर जजमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये अप्रेजल, इसके लेकिन फायदे भी हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि पहली काउंसलिंग करते हैं, दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग, मोस्टली लोग पहली, दूसरी, तीसरी काउंसलिंग में ही ठीक हो जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है इंसान को अपनी वीकनेसेस खुद पता नहीं होती हैं, अपने बिहेवियर के बारे में पता नहीं होता, तो बैठ के पर्पस ये होता है उसकी काउंसलिंग करना, उसको बताना कि ये चीजें आपने इंप्रूव करनी है, और एविडेंस के तौर पे डिस्क्रिप्शन लिखना, उसको पढ़ाना, और उसके बाद उसके साइन ले लेना, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी काउंसलिंग स्टिल इज नॉट इंप्रूविंग, देन पहली डिसिप्लिनरी, दूसरी डिसिप्लिनरी, और तीसरी डिसिप्लिनरी के ऊपर उसको निकाल देना। मैं जैसे कि वर्क कर चुका हूँ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आई स्टिल नो, 3 साल, 3.5 साल मैंने जब ऑयल कंपनी के अंदर किया है, तो हमारे स्टेट ने वाकई 6 साल पुराने लोग भी निकाले हैं, ठीक है। और समटाइम ऐसे निकालें कि सेठ इवन बाहर गया हुआ है और उसको बैक से एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट मिली है, और रिपोर्ट के ऊपर उसने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि इनको जो है फायर कर दिया जाए। तो ये ऐसी चीजें भी होती हैं, दीज आर नॉट द प्रॉपर एचआर, प्रॉपर प्रोसीजर नहीं हुआ, एंड दिस हैपेंस वंस हमारे स्टेट जो है बाहर गए और बैक से एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के ऊपर ही फायर्ड पीपल। अच्छा खैर, वी वर डिस्कसिंग बेनिफिट ऑफ द फॉर द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है, ठीक है। कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना, प्रमोशन करनी है कि नहीं करनी है। नाउ ऑन द अदर साइड, ठीक है, जो अगर आपकी स्लाइड के सामने राइट ऑफ द साइड है, बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉय, फीडबैक एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग पहला देख लें। द अप्रेजल इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉय, ठीक है, ये वी आर हियर, एम्प्लॉय के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि उसने फीडबैक रिसीव किया एंड टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग पीरियड। यहाँ भी मुझे फीडबैक मिल गया और अब अपनी इन चीजों को मैं इंप्रूव करूंगा और ये स्किल फर्दर जो है पॉलिश करूंगा, ये उसको बेनिफिट है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, अ फॉर्मल अप्रेजल सिस्टम ऑफर एम्प्लॉयज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस फर्दर प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्बिशंस, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर, ओपन एचआर के अंदर होता है, अक्सर हम कहते हैं कि वंस अ पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद वन जॉब, तो एम्प्लॉय को हायर करने के लिए एचआर ने एडवर्टाइजमेंट की है, अपना टाइम स्पेंड किया है, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती हैं, एम्प्लॉयज को सुनती हैं, ठीक है, इट्स वेरी ओके। और अगर अप्रेजल के अंदर वो बैठता है और कहता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस डिपार्टमेंट, ठीक है, और मैं कुछ सूट नहीं हूँ, काइंडली मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर लें। तो जो ओपन माइंडेड है ना, और जो कि ऑर्गेनाइजेशंस एक कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं अडॉप्ट करती हैं, दे लिसन टू दैट एम्प्लॉय और उसके डिपार्टमेंट को चेंज कर देते हैं। इफ इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इन अ सेंस के अगर ग्रुपिंग हो रही है और लोग ग्रुप्स बना के उसको पैनलाइज कर रहे हैं, तो वो इश्यूज भी रिजॉल्व करते हैं कि मेरा बॉस मेरे साथ सही नहीं है, बॉस जो है वो डिसलाइक करता है, पर्सनल ग्रजेस हैं या पर्सनालिटी क्लैशेस आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वो जो है उसके डिपार्टमेंट को चेंज कर देते हैं। समटाइम वो दे ट्राई टू बॉस को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बट वंस दे फील कि इट्स अनअवॉइडेबल नहीं हो सक रहा, तो वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। और अगर उसके एम्बिशंस है, जैसे एज आई सेड, डेवलपमेंट इंडिविजुअल होती है और वो चाहता है कि मैं इन चीजों में अपनी स्किल पॉलिश करूं, दैट्स माय एम्बिशन, तो वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में
कंपनी उस एम्प्लॉय की उस कैरियर पाथ के अंदर फर्दर ग्रोथ करने के लिए और जो उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं उसमें उसके साथ वर्किंग करती है। ये एम्प्लॉय को बेनिफिट है। बेनिफिट्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अगेन लेफ्ट के अंदर हम देख रहे थे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को क्या फायदे हैं? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज द नेक्स्ट. It provides us systems for identifying training needs in order to appraise the level of efficiency and effectiveness, ठीक है, effectiveness. ये हम वही देख रहे हैं कि ट्रेनिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अब उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कुछ ट्रेनिंग देनी है, कितने एम्प्लॉयज को देनी है, कितने लेवल के ऊपर देनी है, ये उसका फायदा होता है एम्प्लॉयर को। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, if well managed communication and hence working relationship can be improved between managers and staff, ठीक है। अप्रेजल के अंदर समटाइम आपको मौका मिलता है हायर मैनेजमेंट से मिलने का, बैठ के बात करने का पर्सनली, और अपने सारे प्रॉब्लम्स शेयर करने का। सो दैट्स व्हाई आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, और कम्युनिकेशन इज द की इन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो जब आप अप्रेजल करते हैं तो आप बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वर्किंग रिलेशनशिप क्या होते हैं आपकी जो है वो इंप्रूव होते हैं। राइट साइड पे आ जाए, ट्रेनिंग। Appraisal can be used to identify and agree further training to improve employee competence. जैसा कि पीछे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के अंदर में सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, एम्बिशंस क्या है, एंड दैट्स द एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस के, उसकी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव कर सकें, दैट्स द ट्रेनिंग। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एम्बिशंस में उसकी ट्रेनिंग नीड्स भी हो सकती हैं। पे एंड रिवॉर्ड, the appraisal can be used as the basis for considering pay and reward, ठीक है। अगर उसकी सैलरी इंक्रीज करनी है, बोनस देना है, ये मैं शुरू में बता चुका हूँ, सैलरी, बोनस, उसकी अप्रेजल, या सिर्फ उसको एक सर्टिफिकेट दे देना, या फिर उसके लिए एक लंच कर देना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करा दे देना, या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर करा देना, वट एवर इज द ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो रिवॉर्ड करे, ठीक है, या उसकी पे इंक्रीज करे। Voice concerns appraisal can be provided as a platform for staff view and to voice concern के employees कहते हैं कि हमारी voices सुनी जा रही हैं, ठीक है, हमारे concerns को देखा जा रहा है, ये जो है उस लिहाज से employee के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। As training की हमने stages देखी, there are 5 stages of training, और अगर हम अप्रेजल की देखें तो इसके अप्रेजल के जो हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल की 6 स्टेजेस ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं। आई होप बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर जो है ये बड़े क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अप्रेजल क्या है, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। अप्रेजल करते कैसे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के 6 स्टेजेस जो है यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके अंदर स्टेज 1 के अंदर क्या, आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, ठीक है। उसका क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करते हैं अप्रेजल करने का, असेस करने का, असेसिंग और जजिंग समवन, दैट इज द अप्रेजल। क्या क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस के ऊपर आपने अप्रेजल करनी है। मैं स्टेजेस को क्विकली गो थ्रू करता हूं और उसके बारे में फिर हम या मैं इसको साथ साथ बता देता हूं। चलिए, पहला क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, क्या हो सकती है, जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी क्या उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, एंड दैट्स अ बेंचमार्क, वो स्टैंडर्ड है इस अप्रेजल का, इस असेसमेंट का। आपकी ये 8 ड्यूटीज थी, तो ये क्राइटेरिया आपके असेसमेंट का, इन 8 की 8 ड्यूटीज को आपने कैसे बेटर परफॉर्म किया है, रूटीन वर्क को, रूटीन टास्क को कैसे परफॉर्म किया, प्रोजेक्ट के अंदर कितने रिस्पॉन्सिबल हुए, ठीक है। सो दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, ये असेसमेंट का क्या है, क्राइटेरिया है, ठीक है। उसकी अचीवमेंट्स क्या कुछ की उसने, कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसने काम किया, एडिशनल अचीवमेंट या अकम्पलिशमेंट उसने क्या किए, जॉब से हट कर उसने बेटर परफॉर्म करके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके एडिशनली और क्या अचीव किया है, ये सारा क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट है, ठीक है। उसके इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं, स्किल्स को कौन सी इंप्रूव किया है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, गोल अचीवमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, एडिशनल अचीवमेंट एंड अकम्पलिशमेंट क्या है, दीज आर द क्राइटेरिया, दीज कैन बी और मे बी द बेंचमार्क फॉर दैट असेसमेंट, या इस एम्प्लॉय को किस बेसिस के ऊपर जज किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्टेज 1। स्टेज 2 के अंदर क्या है, मैनेजर प्रिपेयर्स एन अप्रेजल रिपोर्ट,
ठीक है, एक अप्रेजल रिपोर्ट मैनेजर प्रिपेयर करता है, ठीक है, क्योंकि ऑन द बेस्ड ऑफ दिस परफॉर्मेंस, और जब आप परफॉर्मेंस साल बाद आप बैठे हैं तो मैनेजर ने सारे पॉइंट्स उसके लिखे होते हैं और एक रिपोर्ट बनाई जाती है। यहाँ पे ऑथर ने आपकी बुक के अंदर लिखा कि समटाइम ऐसा होता है एम्प्लॉय भी जो है वो एक रिपोर्ट बनाता है जो सारी अकम्पलिशमेंट्स उसने की हैं, व्हाट ही थिंक्स, और फिर जब मैनेजर की आती है तो उसके बारे में उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि मैनेजर के जहन में ना हो या मैनेजर ने पॉइंट आउट ना किए हों, और जो एफर्ट्स और जो वर्क उसने किए और जो वो समझता है ये अचीवमेंट्स मेरी हैं, तो वो उस कंपैरिजन में आ जाए और मैनेजर एग्री करे और कहे यस वी डू एग्री, और जो फिनिश हो अप्रेजल में तो उसमें वो पॉइंट भी एड्स हो जाए, ठीक है। सेकंड स्टेज में है मैनेजर प्रिपेयर्स एन अप्रेजल रिपोर्ट, एंड रिमेंबर एम्प्लॉय भी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जब वो अप्रेजल के लिए बैठते हैं। थर्ड क्या है, अप्रेजल इंटरव्यू इज कैरिड आउट बिटवीन द जॉब होल्डर एंड द मैनेजर। एक इंटरव्यू होता है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरव्यू का ही है, ठीक है। एक इंटरव्यू होता है जॉब होल्डर और मैनेजर के दरमियान, जिसके अंदर बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर एंड सुपरवाइजर बैठेगा, या फिर जो अगर वर्कर है तो उसके जो ओवरऑल जो उसका इंचार्ज है वो बैठेगा, और उसके अंदर बैठ के गपशप लगाएंगे, इंटरव्यू करेंगे, और उसकी पूरा एक क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके एक कह सकते हैं बेंचमार्क डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू उसकी अप्रेजल होती है उस इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। स्टेज 4 के अंदर है एग्रीमेंट फॉर ऑफ फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैंने बताया कि काउंसलिंग करने के अंदर पाउंड एंड लंदन के अंदर वी डिड काउंसलिंग, ठीक है, एंड आई वाज इन्वॉल्व, आई वाज पार्ट ऑफ दैट काउंसलिंग। और उसके अंदर जो है वो हमने पूरा एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर आखिर में सिग्नेचर भी है और डिस्क्रिप्शन के लिए काफी स्पेस छोड़ी जाती है जिसके अंदर हम सारी डिटेल लिखते हैं कि दिस डेट का कॉलम ऊपर होता है कि we sat together और उसके अंदर we discussed on these issues and employee agreed to improve his behavior, his skills, his whatever is the things, or he try and he promised not to do next time. और आखिर में उसके सिग्नेचर मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर एम्प्लॉय के सिग्नेचर ना हो तो हमारे एचआर की वो अप्रेजल कभी जो है वो उसको आप वैलिड अप्रेजल नहीं कहते। यू कैन नॉट सेंड फॉरवर्ड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। If employee is too much problematic, then you forward your case to the HR, and HR from the headquarter comes and discuss all the issues, and after that जो है they give the decision, ठीक है। और उसके अंदर बड़ा ओपन और बड़ा रैशनल होता है, हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेट स्टेज 5 द मैनेजर्स ऑन सुपरवाइजर्स रिव्यू, ठीक है। मैनेजर्स के अपने सुपरवाइजर्स के रिव्यू और उसकी फिर स्टेज असेसमेंट की जाती है फेयरनेस के अंदर कि क्या उसने फेयर किया, बायस तो नहीं थी इसके अंदर, पॉलिटिकल इसके अंदर ग्रुपिंग तो नहीं हुई थी, और फेवरेटिज्म तो नहीं चल रहा। ये सारी चीजें उस लिहाज से जज होती हैं, ठीक है। फॉलो अप स्टेज 6 के अंदर प्रोग्रेस एंड सक्सेस इज मॉनिटर। उसकी फिर प्रोग्रेस और उसकी सक्सेस मॉनिटर की जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसने जो चीजें प्रॉमिस की है कि ये चीजें जो मेरे अंदर वीक हैं या गलत हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर प्लीज हम आखिर में लेंगे, और उस लिहाज से फिर उसका एक फॉलो अप प्रोग्रेस और सक्सेस इज मॉनिटर की जाती है स्टेज 6 के अंदर। अप्रेजल खत्म होने के बाद ये सारी चीजें हैं, फॉलो अप प्रोसीजर्स हैं, आइदर ही इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने स्टेज 3 के अंदर कहा अप्रेजल इंटरव्यू, ठीक है। आई विल जस्ट टच इट, ठीक है, हम कल करेंगे। आई डोंट नो व्हाई यू आर रेजिंग हैंड, यू हैव क्वेश्चंस, ठीक है, बट स्टिल जस्ट लेट मी फिनिश इट एंड आई विल टेक द क्वेश्चंस। इसके अंदर अप्रेजल इंटरव्यू है, ठीक है, जैसे कि स्टेज 3 के अंदर है इंटरव्यू इज कैरी आउट। इंटरव्यू क्या होता है अप्रेजल का, ठीक है, इट्स अ फॉर्मल डिस्कशन। आई होप माय वॉइस इज क्लियर बिकॉज़ यू आर रेजिंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। मैं बताता हूँ, आखिर में बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट में ये सारी चीजें मैं जो वो डिस्कस कर लूंगा। अप्रेजल इंटरव्यू is a formal discussion, yes, just like I said, it's a discussion process between an employee and his or her manager, और उसके मैनेजर के दौरान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि it's not like in a good HR you are bullying him, ठीक है, आपने उसको टॉन्ट करना है, क्रिटिसाइज करना है, आप उसको बुली कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसके अंदर जब उसके पास बैठते हैं तो आप उसको बड़ा पोलाइटली और काइंडली बता देते हैं कि ये वीकनेसेस हैं, यू ट्राई टू इम्प्रूव दैट। और अगर उसने बहुत बेटर परफॉर्म किया तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, डिस्कशन करते हैं,
और बेटर वे, क्योंकि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और वीकनेसेस हर एक के अंदर होती हैं, और जो कुछ है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ये चीजें भी बताते हैं कि कैसे आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है। जैसे ओवर देयर इज अ कल्चर ऑफ थैंक यू एंड प्लीज, ठीक है। सो एम्प्लॉय के बिहेवियर के अंदर है कि ही ऑर्डर्ड और वो बेटर कम्युनिकेट नहीं करता, तो उसको हम बताते हैं कि व्हेन एवर यू वांट टू से समथिंग देन से प्लीज एट द एंड, ठीक है, कि कैन यू डू दैट वन प्लीज, ठीक है। और इफ समवन डज दैट देन से थैंक यू टू हिम। सो दैट्स अ कल्चर ओवर देयर इन ब्रिटेन, ठीक है। और ये इधर भी है और होना भी चाहिए कि जब आप काम करें तो इन ए नॉट इन ए ऑर्डर मैनर, ठीक है, नॉट डिक्टेशन बट इन ए पोलाइट मैनर, कैन यू डू दैट वन फॉर मी प्लीज, ठीक है। और जब वो कर ले तो उसको थैंक यू करना। दैट्स वन ऑफ द पॉइंट बिकॉज आई रिमेंबर दैट कि ये चीज उसके बिहेवियर के अंदर थी और ये चीज हमने उसको आइडेंटिफाई करना था। एंड वी से यू शुड एंड यू मस्ट से अ प्रीटी प्लीज, ठीक है, कि आपने प्लीज कहना है। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर ऑर्डरिंग योर जो है कोलीग्स को। So that's a formal discussion, or discussion is not like you're bullying. Any weaknesses you have to identify and tell him. A present interview, the employer and the employee discuss the performance of the individual and the key area of improvement and how the employee can grow through a feedback mechanism. ये इंटरव्यू का पर्पस होता है। ये सारी चीजें पूरे लेक्चर में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि इस इंटरव्यू का क्या है, ठीक है। ये इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के अंदर क्या चीजें होती हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये हम आज नहीं करेंगे, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। जब अप्रेजल इंटरव्यू लिया जाता है, इट्स फ्रॉम योर बुक, ठीक है, उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, ठीक है। क्लास आज अगर मैं रिव्यू कर लूं, ठीक है, स्टूडेंट जस्ट होल्ड इन सेकंड, आई विल कम बैक, ठीक है। कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, ये कल का था। आज जो हमने किया है हनी एंड ममफोर्ड से जस्ट 4 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, ठीक है। एक्टिविस्ट है, रिफ्लेक्टर्स है, थ्योरिस्ट है, प्रैग्मेटिस्ट है, ठीक है। ये इसके अंदर लर्निंग स्टाइल है। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं जिनका ये लर्निंग स्टाइल होता है। अब एचआर ने देखना है कि इन डिफरेंट पीपल्स को मिला के एक टीम बनाई जाए और उसको एक प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन कर दिया जाए, या आइडेंटिफाई किया जाए कौन से ऐसे लोग हैं जो फौरन से इनिशिएटिव टेकिंग है, कौन से प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कौन से नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है, अब चले ये आया हुआ पॉइंट और क्वेश्चन मैंने रीड किया था प्रैग्मेटिस्ट्स के बारे में, ठीक है। जिसके बारे में ऑथर कहता है दे ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट, एंजॉय एक्सपेरिमेंट विद द न्यू इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। आर कीन टू ट्राई आउट न्यू आइडियाज, नए आइडियाज के ऊपर काम करना चाहते हैं। अगर एक काम हो रहा है, एक वर्किंग हो रही है, एक मशीनरी ऑपरेट हो रही है और एक आपके वर्किंग प्रोसीजर चल रहे हैं, तो ये उस चीज को भी चैलेंज करते हैं, क्या हम ये ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं कर सकते? अगर हम इस तरीके से करें तो ये बेटर वे से हो जाएगा, इसमें हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ट्यूक्यूएम के अंदर हम पढ़ रहे थे कि एक वेल्डिंग प्लांट के अंदर उन्होंने क्या काम किया, उस वेल्डिंग प्लांट के अंदर सारी चीजों के ऊपर जो है वो डार्क एंड डल कलर हुए हुए थे, लाइक ब्लैक कलर हुआ था एंड ब्राउन कलर हुए थे। उन्होंने सिर्फ ये काम किया कि उस वेल्डिंग प्लांट के अंदर कलर को चेंज कर दिया और हर चीज के ऊपर व्हाइट कलर कर दिया। और जो रिसर्चर वो कहता है बाय चेंजिंग दैट कलर, ठीक है, उसमें जो वेल्डिंग प्लांट के अंदर जो प्रैक्टिकल काम कर रहे थे उनकी क्या होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ठीक है। तो दैट कैन बी अ न्यू आइडिया, व्हाई वी आर डूइंग दिस वे, हम इसको इस तरीके से अगर करें तो हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। Even new techniques, ठीक है, they desire if there is something to work consistently, look for a practical implication, practical implication के ऊपर ये वर्क करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। they are essentially practical oriented होते हैं काम करने के लिए, ठीक है, like making practical decisions, act quickly on ideas that attract them and tend to be impatient with open-ended discussions, ठीक हो गया। ये प्रैग्मेटिस्ट आते हैं, ओपन एंडेड डिस्कशंस के बारे में इम्पेशेंट होते हैं कि डिस्कस करते रहें। वो कहते हैं जंप इनटू इट, न्यू आइडियाज हैं, प्रैक्टिस करें, इनको प्रैक्टिकल करें और फिर हम इसके बारे में नए हल निकाल सकते हैं। इसके अंदर हमने स्ट्रेंथ्स देखी थी स्टाइल की। आई विल कम बैक टू क्वेश्चन, ठीक है। वन ऑफ द क्वेश्चन आई हैव जस्ट आंसर, होपफुली इट्स क्लियर, क्योंकि वो आया था और प्रैग्मेटिस्ट के बारे में क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई आंसर दैट।
स्ट्रेंथ ऑफ ईच लर्निंग स्टाइल, ये सारी स्टाइल की स्ट्रेंथ है, ये हमने डिस्कस कर ली है। अप्रेजल क्या है? असेसमेंट है, उर्दू में इसको हम जायजा लेना, जायजा लेना इज अप्रोप्रिएट वर्ड। जायजा लाजमी नहीं है सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में, बल्कि समटाइम इफ इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल तो उसकी भी अप्रेजल आप करते हैं। वर्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल है, evaluating an employee's performance of the job in terms of its requirement, ठीक है। बेनिफिट ऑफ अप्रेजल, एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, ये हमने इसमें देखा। फीडबैक एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग है, प्रमोशन है, ठीक है, उसके एम्प्लॉय के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करना, इंप्रूव कम्युनिकेशन है, और एम्प्लॉय को पे एंड रिवॉर्ड एंड वॉइस कंसर्न है, ठीक है। स्टेजेस हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखी है। क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, असेसमेंट का क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया असेसमेंट क्या है? उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, वो बेंचमार्क है जिसकी बेसिस के ऊपर ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, आपने ये किया और ये नहीं किया, ये सारी उसकी बेंचमार्क होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है उसने, या उसने कोई एडिशनल अचीवमेंट्स की हैं, ठीक है, या अकम्पलिशमेंट की हैं, तो ये उसका क्राइटेरिया है। अप्रेजल रिपोर्ट बनाई जाती है, मैनेजर भी बनाता है और एम्प्लॉय भी बनाता है, फिर उसको कंपेयर करते हैं। इंटरव्यू, ये फर्दर हम आगे देखेंगे, स्टेज 3 में है। एग्रीमेंट होता है, आफ्टर इंटरव्यू डिस्कशन के बाद एग्रीमेंट करते हैं और फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्यूशन और टू द प्रॉब्लम्स के बारे में एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर उसके भी साइन होते हैं, रिटन स्टेटमेंट होती हैं, और फिर उसके बाद उसकी फेयरनेस को जज करने के लिए अनदर पर्सन कैन चेक दिस अप्रेजल, ठीक है, और फिर फॉलो अप प्रोग्रेस और सक्सेस इज मॉनिटर्ड। थर्ड स्टेज में इंटरव्यू था। इंटरव्यू के अंदर हम देखेंगे इंटरव्यू क्या होता है, एक डिस्कशन होती है, और फर्दर हम इंटरव्यू नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर देख लेंगे कि इंटरव्यू के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, डिस्कशन में क्या होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, लर्निंग स्टाइल, निम्रा खान का मैं आखिर से सॉरी क्वेश्चन ले रहा हूँ कि लर्निंग स्टाइल एक से ज्यादा हो सकते हैं। आप अपने आप को, आज की आपके असाइनमेंट भी है कि आप इसको देख लें, ठीक है। असाइनमेंट से ज्यादा स्टूडेंट आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में करवाऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट ऑन मे बी ऑन मंडे, नेक्स्ट मंडे, और ट्यूसडे या वेडनेसडे को हम जो है वो एक प्रैक्टिस टेस्ट भी कर लेंगे इंशाल्लाह अजीज, ठीक है। अच्छा, हाँ, निम्रा, लर्निंग स्टाइल देखें, आप खुद अब इसको जज कर सकते हैं। इसके अंदर जो आज मैंने स्ट्रेंथ्स डाली हैं, वो स्ट्रेंथ आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये फेयरली, ये इससे पहले भी मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं कि ये आप देख लेते हैं, बीइंग इंडिविजुअल अपने आप को जज करें कि आप एक्टिविस्ट हैं या फिर आप मोर एक्टिविस्ट हैं 80%, एंड बट यू आर एज वेल एज रिफ्लेक्टर एज वेल, कि आप प्लानिंग भी कुछ करते हैं, वेट एंड सी पोस्चर भी है, लेकिन आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं और फौरन जंप कर जाते हैं टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है। चीजों को एक्सपेरिमेंट करके देख के आप उससे लर्निंग करते हैं। तो यस, आपका अपना लर्निंग स्टाइल एक से ज्यादा हो सकता है और आप होंगे भी, पीपल आर लाइक दैट, ठीक है। तो एक से ज्यादा एक शख्स के अंदर होते हैं, लेकिन एक शख्स, मैं कह सकता हूँ 70-80% एक्टिविस्ट हो सकता है, रिफ्लेक्टर हो सकता है, थ्योरिस्ट हो सकता है, प्रैग्मेटिस्ट हो सकता है। ये मेरी एक जजमेंट है कि यस, किसी एक के अंदर एक से ज्यादा चीजें, 80% वो एक्टिविस्ट की तरफ हो सकता है और 80% वो रिफ्लेक्टर हो सकता है। आई हैव सीन पीपल इन माय लाइफ कि बहुत प्लानिंग करते हैं लेकिन इनिशिएटिव नहीं लेते। एक्टिविस्ट का काम है वो इनिशिएटिव ले लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टर्स है वो वेट एंड सी पोस्चर है, दूसरों को करके वो देखते हैं और फिर उसके बाद जंप इन करते हैं। तो एक से ज्यादा आपके पास हो सकते हैं, जब डिसीजन भी ले रहे होते हैं तो आपके ये पोस्चर हो सकता है। स्टेज 4 एंड 5 में जो है कंफ्यूजन है, ठीक है। आयशा, एमसीक्यूज के बारे में आपको बता दूंगा। 4 and 5 ऑफ अप्रेजल, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 5 का एक और क्वेश्चन भी आया, ठीक है। देखिए, स्टेज 3 में इंटरव्यू कैरी हुआ, इंटरव्यू के बारे में मैंने, जैसे मैं बताया, अगर हमने अप्रेजल की है, ठीक है, और अप्रेजल के अंदर हमने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को क्राइटेरिया बना लिया, ठीक है। आपके ये काम थे, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, स्टोर के अंदर उसका काम है शेल्फिंग करना, वेयर हाउस से चीजें लाना, चीजें उठा के उसको एक सेक्शन एलोकेट कर दिया, ये सेक्शन आपका है, आज के दिन आपने इस पे शेल्फिंग करना है। बाय द एंड ऑफ द डे देखा तो उस सेक्शन को उसने इवन 30% भी शेल्फिंग नहीं की है। आई आस्क हिम कि आपने क्यों नहीं शेल्फ की है। उसने कंप्लेन की, स्टॉक में जो है वो
वेयर हाउस में स्टॉक ही नहीं पड़ा हुआ, देन आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि स्टॉक नहीं पड़ा? पूरे 8 घंटे की शिफ्ट किया और उसमें आपने कुछ काम नहीं किया, 2 घंटे का काम नहीं किया। जी आपको बताना था, आप बिजी थे। अच्छा, वेयर हाउस में जाके चेक किया तो स्टॉक पड़ा हुआ है, ओ मेरी नजर नहीं पड़ी, यहाँ पे देखा नहीं है। सो ये वो क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस के ऊपर आप असेस कर रहे हो। अच्छा, स्टेज 4 के अंदर, 3 के अंदर आपने इंटरव्यू लिया, अब आपने आया इस शख्स की जो है बिहेवियर को आपने देखा, 2 हफ्ते से लगातार वो यही काम कर रहा है, फिर डिस्कस किया मैनेजर के साथ और ये डिसीजन हुआ कि आपने इसका अप्रेजल करना है, ठीक है, इसके असेसमेंट करनी है। स्टेज 3 पे हमें अगेन उसको बुलाया, बिठाया, उसको एक दिन पहले बता दिया कल आपने और हमने बैठना है और आपकी अप्रेजल करनी है, आपको असेस करना है, देयर आर सम इश्यूज, हमने काउंसलिंग करनी है आपकी। स्टेज 3 के अंदर नेक्स्ट डे वो आ गया, बैठे, आधे घंटे की हमारी मीटिंग हुई, इंटरव्यू किया, उसको बताया कि आप इन जगह पे ये चीजें, ये सेक्शन आपने सही परफॉर्म नहीं किया और हम चाह रहे हैं कि आप अपनी बेटर परफॉर्म करें, ठीक है, और ये जो वीकनेसेस हैं आप इसको इम्प्रूव करें। इफ इज गुड, ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू इट, ठीक है। ये स्टेज 3 में आपने इंटरव्यू लिया, एग्रीमेंट ऑफ द फ्यूचर, और वो चीजें आपने लिख ली, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और लिखने में हमने ये लिखा कि ये प्रॉब्लम्स थी, सेक्शन सही ना करना, स्टॉक सही ना मेंटेन करना, अपने बाकी कोवर्कर के साथ अच्छा बिहेवियर ना करना, ये सारी चीजें लिखी। और फिर हमने लिखा एंड नाउ दिस एम्प्लॉय लाइक जॉन है, जॉन इज विलिंग टू डू दैट, ठीक है, एंड जॉन विल ट्राई टू, अगर टाइम पे नहीं आ रहा, ट्राई टू कम ऑन टाइम, ठीक है, शिफ्ट जब स्टार्ट होती है टाइम पे स्टार्ट करेगा, टाइम पे फिनिश करेगा, उसने इस पे एग्री किया है, अपने सेक्शन की प्रॉपर शेल्फिंग करेगा, उसने इस पे एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो दैट्स एग्रीमेंट ऑन द स्टेज, रिटन डाउन एग्रीमेंट होता है, और जैसा मैंने आपको बताया उसके बाद उससे उसके साइन ले लिए जाते हैं, ठीक है। स्टेज 5 के अंदर क्या होता है, द मैनेजर्स ऑन सुपरवाइजर्स रिव्यू द असेसमेंट फॉर फेयरनेस, ठीक है। तो जो मैनेजर है और जो अगर सुपरवाइजर ने उसको किया है तो मैनेजर चेक करेगा इसने फेयर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और अगर मैनेजर ने किया है तो एचआर वाली टीम आके देखेगी कि ये एक असेसमेंट फेयर हुई है कि नहीं हुई है, जो कि जैसे मैंने बताया हेडक्वार्टर से आते हैं और आके उसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई बायसनेस तो नहीं थी। उसके अंदर वो करेंगे, मैनेजर को बाहर निकाल देंगे, असिस्टेंट मैनेजर को निकाल देंगे, उससे पूछेंगे हाँ भाई ये आपकी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या रीजन है। और फिर वो एचआर टीम क्या करेगी, असेस करेगी फेयरनेस के ऊपर कि ये जो असेसमेंट हुई है ये फेयर हुई है कि नहीं हुई है। अगर फोर्स ऑफ असिस्टेंट मैनेजर कर रहा है और सुपरवाइजर मिलके एक एम्प्लॉय की अप्रेजल कर रहे हैं तो फिर मैनेजर चेक करेगा कि वाकई ये इन्होंने फेयर असेसमेंट की है कि नहीं है। ये जो चीजें स्टेज 4 के अंदर इसने साइन किए हैं, ये वाकई इसको थ्रेट तो नहीं किया गया, सख्ती तो नहीं की गई, इसकी विलिंगनेस से हुई है, उससे पूछ के इंटरव्यू लेके उसको असेस कर सकते हैं कि वाकई ये फेयर है कि नहीं है। ठीक हो गया। तो ये वो चीजें हैं स्टेज 5 के अंदर जो असेसमेंट है फॉर फेयरनेस के लिए। स्टूडेंट हशमत, आई विल टेल, ठीक है, ये मैं प्लान कर लूंगा और ये मैं आपको बता दूंगा क्या कुछ टॉपिक है। श्योरली आपके चैप्टर 13 एंड 14 से होंगे, लेकिन सबसे पहले 13 से होंगे। जो 13 चैप्टर है आप उसको जहन में रख लें, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। 13 का एक चैप्टर का पहले मैं लूंगा। अच्छा, स्टेज 5 जमील क्लियर हो गया होगा, जो अभी मैंने बताया इजाजुल्लाह का क्वेश्चन का आंसर किया। 4 एंड 5 में कंफ्यूजन है और ये मैंने दोबारा बता दी है। अब होपफुली जमील आपको भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। काशिफ लतीफ थ्योरीज के बारे में जो डिस्कस किया, अगर नहीं है तो दोबारा आप बता दें, क्योंकि अभी मैंने रिवीजन में दोबारा से डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये डिपेंड करता है, देखिए मैनेजर प्रिपेयर्स अप्रेजल रिपोर्ट एट ऑपरेशनल टाइम और एट द एंड। ये डिपेंड करता है, ये रिपोर्ट अगर आपकी 1 मंथ के बाद भी हो सकती है, 6 मंथ्स में भी, 1 ईयर के बाद भी है। ये रिपोर्ट कब कंपनी अप्रेजल करती है, अगर कंपनी को जरूरत है कि पहले अप्रेजल करे, ठीक है, तो वो हो सकता है जैसा आपने बताया कि विद इन अ मंथ अप्रेजल की जरूरत पड़ गई और हमने अप्रेजल किया। समटाइम एम्प्लॉयज की बिहेवियर, आई डोंट नो व्हाई दैट्स द केस, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, समटाइम हमने ऐसे एम्प्लॉयज भी देखे जो 2 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब शायद नई कंपनी चेंज हुई है, ग्रुप चेंज हुआ है, और या फिर कोई चीज उसको ऐसी बुरी लगी है
और वो इतना बैड परफॉर्म करना शुरू हो गया। ये रीजंस एचआर आइडेंटिफाई करता है। सम टाइम मैनेजर के किसी बिहेवियर की वजह से एम्प्लॉय जो है वो खाइफ हो जाता है, और जो मैंने देखा है ऐसा 2 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो एकदम से शरारतें, मस्तियां, काम चोरी करना शुरू हो जाता है। और ना सिर्फ काम चोरी करता है, बल्कि ये ह्यूमन नेचर है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाकी लोगों को भी खराब करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे उस लिहाज से होती है। तो ये डिपेंड करता है, इफ यू रिक्वायर इट आफ्टर 3 months, 6 months, 1 year, तो आप उस टाइम रिपोर्ट तैयार करते हैं। और अगर आप रिक्वायर करते हैं, क्या कहते हैं, आफ्टर अ मंथ इवन, तो आप उसकी अप्रेजल कर सकते हैं। अच्छा, होपफुली यही है। कल इसी को हम आगे फर्दर रिवाइज कर लेंगे और फिर फर्दर हम इससे आगे देख लेंगे कोई और जो हुआ नेक्स्ट वीक के अंदर। हम जो है वो चैप्टर 13 के मैंने जैसा बता दिया वो हम पहले करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यही है कुछ से मैंने पूछा था। अगर इफ यू हैव कंफ्यूजन देन आस्क मी अगेन। नए क्वेश्चंस और कोई नहीं आए हैं। होपफुली इजाजुल्लाह और जो इससे ऊपर है उनके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। स्टेजेस के बारे में 2 रेज हैंड किए, लेकिन मेरे पास कोई यहाँ पे क्वेश्चन नया नहीं आया अभी तक। अशमत खान का लास्ट क्वेश्चन मेरे सामने डिस्प्ले हो रहा है, जो नेक्स्ट वीक में प्रैक्टिस टेस्ट होने हैं। और 2 पार्टिसिपेंट रेज हैंड, पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं उसके बारे में भी मेरे पास नहीं। अब्दुल खालिक एंड आसिम जहूर। अब्दुल खालिक, आसिम, अच्छा आसिम जहूर, ठीक है। हाँ, ऊपर आपका क्वेश्चन है, मैं समझ शायद आप दोबारा क्वेश्चन सेंड करेंगे। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविस्ट एंड प्रैग्मेटिस्ट, ठीक है। एज ऑलरेडी सेड, ठीक है, जो आपके एक्टिविस्ट के अंदर है कि ये एक्टिविस्ट है कि दे लर्न बाय डूइंग थिंग्स, चीजों को करके देखते हैं, ठीक है। गेट इनटू एक्शन, एक्सपीरियंस करते हैं व्हाट दे आर ट्राइंग टू लर्न, काम करके उन चीजों को एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। इनकी लर्निंग कैसे होती है, काम को करके सीखना, ठीक है। विदाउट बायस न्यू एक्सपीरियंसेस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जस्ट डू इट, जिस तरह कहते हैं ना, काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है, एक्टिविस्ट है, ओपन माइंडेड है और नए चैलेंजेस को जो है वो कॉन्स्टेंटली सीख करते हैं। मेजर जो चीज है एक्टिविस्ट की क्या है, हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनर। प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसको वो प्रैक्टिकली करके सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, जहां पे आ जाता है प्रैग्मेटिस्ट, ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन के साथ और नए आइडियाज के साथ, ठीक है, ट्राई आउट न्यू आइडियाज, वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये न्यू आइडियाज के साथ, नए न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। इनके अंदर आप कह सकते हैं इनोवेशन का आंसर है, क्रिएटिविटी का आंसर है, ठीक है। ये नए आइडियाज को ट्राई करते हैं काम करने के, ठीक है। जैसा उसके बारे में बताया कि हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आया तो उसको स्टार्ट कर देते हैं हल करना। और लर्निंग कैसे उनकी होती है, जब काम को एक्सपीरियंस करके करके लर्निंग करते हैं एक्टिविस्ट। यहाँ पे ये क्या है, ये क्रिएटिव है, नए काम करने के तरीकेकार को ढूंढते हैं, ठीक है। जैसा बताया कि न्यू आइडियाज, ट्राई आउट न्यू आइडियाज, ऑलरेडी एक चीज हो रही है उसको डिफरेंट वे से करने का वो करते हैं। थ्योरीज एंड टेक्निक्स इंप्लीमेंट करते हैं कि वो थ्योरीज एंड टेक्निक्स जो उन्होंने पढ़ी हैं वो प्रैक्टिकल के अंदर काम होती हैं कि नहीं है। ये मैंने लर्न किया था कि आपने अप्रेजल कैसे करना है, उसको प्रैक्टिकल के अंदर करके देखना, ये क्या है, थ्योरी है, ठीक है। कोई मशीनरी है या सॉफ्टवेयर है, उसको करके देखना, इन प्रैक्टिस में थ्योरी को लेके आना, ये प्रैग्मेटिस्ट का काम है, ठीक है। जैसा वर्ड एक है, एंजॉय एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू इंफॉर्मेशन, जो नई इंफॉर्मेशन है उसको एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। इनोवेशन लेके आना, क्रिएटिविटी लेके आना, ये प्रैग्मेटिस्ट का काम है, ठीक है। न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, काम करने के नए तरीकाकार प्रैग्मेटिस्ट का काम है, ठीक हो गया। और एक्टिविटीज सीखते ही हैं, प्लानिंग नहीं करते, रिफ्लेक्टर की तरह। अगर आप इनके कंपैरिजन भी करें तो आपको फर्दर और क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्टर क्या करता है,
प्लानिंग करता रहेगा, वेट एंड सी पोस्चर करता रहेगा, जैसे नया बिजनेस है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो कहेगा लोग बाकी कर ले तो मैं देखता हूँ। एक्टिविस्ट क्या है, करना शुरू हो जाएगा। और प्रैग्मेटिस्ट क्या है, जो ऑलरेडी काम हो रहा है, मशीनरी इस लिहाज से ऑपरेट हो रही है, एक एसओपी ऑलरेडी डेवलप जो बना हुआ है, उसको भी चैलेंज करते हैं कि अगर ये हम ऐसे नहीं ऐसे करें तो हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये उसका काम है। ठीक है, ताहा प्रैग्निस्ट अभी मैंने वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई बिलीव कि ये क्लियर हो गया। आसिम जहूर एंड ताहा, इज दैट क्लियर फॉर यू? प्रैग्मेटिस्ट और जो है एक्टिविस्ट, उनका फर्क क्लियर हो गया है? जस्ट गिव मी यस आंसर, ताहा एंड आसिम जहूर। चलें, थैंक यू वेरी मच आसिम एंड ताहा, यू हैव सेड यस सर। आई बिलीव दैट्स इट। आज टाइम भी हमारा हो गया है, ये ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इट्स बेटर कि ऑटो डिस्कनेक्ट होने से पहले हम डिस्कनेक्ट हो जाएं। क्लास बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में जो मैंने बताया आपका मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे किसी एक दिन इंशाल्लाह होगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और वो चैप्टर 13 से रिलेटेड क्विज होगा, ठीक है क्लास। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।